अब जो है हम अफेजियास पढ़ेंगे। अफेजिया के अंदर अफेजिया को पढ़ने के लिए हमको कुछ वेरिएबल्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि कंप्रहेंशन है, रिपीटेशन है, फ्लुएंसी और नेमिंग है। उनको समझने के लिए कि कंप्रहेंशन में आपको किन एरियाज की जरूरत है, रिपीटेशन में किन एरियाज की जरूरत है, नेमिंग और फ्लुएंसी के अंदर कौन से एरियाज की आपको जरूरत है, पहले आपको नॉर्मल स्पीच कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, नॉर्मल स्पीच कैसे प्रोड्यूस होता है वो समझना पड़ेगा। देखो, नॉर्मली आपके पास ऑडिटरी इनपुट आ सकता है, विजुअल इनपुट आ सकता है। ऑडिटरी इनपुट आता है ऑडिटरी एरिया में, और विजुअल इनपुट आता है विजुअल एरिया में। विजुअल एरिया आपके ऑसिपिटल लोब के अंदर है और ऑडिटरी एरिया आपके टेम्पोरल लोब पे है। ये जो भी इनपुट्स आ रहे हैं ऑडिटरी और विजुअल एरिया के अंदर, ये जाएंगे आपके वर्निकेज एरिया में, जो कि अगेन आपके टेम्पोरल लोब के अंदर लोकेटेड है। ये वर्निकेज एरिया में क्या होता है इस इनपुट का, ये जो भी इनपुट आता है इसको समझा जाता है आपके वर्निकेज एरिया में। क्या होता है, समझा जाता है आपके वर्निकेज एरिया में। हाँ जी, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि जो आपने समझा हुआ है, जो आपने इंफॉर्मेशन इनपुट की समझी हुई है, वो आर्कुएट फाइबर्स के थ्रू जाएगी किसके किसके पास, आपके ब्रोकाज एरिया के पास। ब्रोकाज एरिया आपके फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट है, और ब्रोकाज एरिया का काम रहेगा वर्ड फॉर्मेशन का। ब्रोकाज एरिया का क्या काम रहेगा, वर्ड फॉर्मेशन का काम रहेगा। आपने इनपुट को समझ लिया, इनपुट समझने के बाद आपने वर्ड को भी फॉर्म कर लिया, फिर जो आपका वर्ड फॉर्मेशन के बाद आएगा वो स्पीच के फॉर्म में आपके वोकलाइजेशन के मसल्स मसल्स के थ्रू स्पीच बाहर आ जाएगा। ठीक है। एक और जो एरियाज एसोसिएटेड होते हैं इस स्पीच प्रोडक्शन के दौरान, वो होता है आप सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया एंड मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया। सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया जो होता है ये इंटरकनेक्टेड होता है टू वर्निकेज एरिया। तो वही जो आपका मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया होता है ये आपका जुड़ा होता है ब्रोकाज एरिया के साथ, इंटरकनेक्टेड होता है ब्रोकाज एरिया के साथ। तो अब एक्चुअली आपका जो सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया है, ये डीप अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है। किसी भी काम को अगर हमें करने के लिए बोला है तो वर्निकेज तो उस काम को समझ जाएगा, बट जो डीप अंडरस्टैंडिंग है उस काम की कि एग्जैक्टली उसे कैसे करना है, उस कमांड को कैसे फॉलो करना है, वो आपका सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया के थ्रू होता है। तो वही जो आपका मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया है, इसका काम होता है कि अगर हमें कोई न्यू वर्ड को स्पीक करना है, किसी नए वर्ड को खुद बना के अगर हमें बताना है, नया वर्ड ऐसा वर्ड नहीं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, वो वर्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें ना वो वर्ड विजुअल विजुअल आउट इनपुट से दिख रहा है, ना किसी ऑडिटरी इनपुट से हमें सुनाई आ रहा है। हमें वो वर्ड खुद से अगर बोलना है तो हमारा मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया यूज हो रहा है। ठीक है। तो ये बात है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि क्या तुमने ब्रश किया है, और आपको बोलना है जी हाँ मैंने ब्रश किया है। तो आपको ये नया एक पूरा सेंटेंस फ्रेम करना पड़ा ना, हाँ मैंने ब्रश किया है। तो इसको बोलने के लिए आपने नए वर्ड्स खुद से इंट्रोड्यूस करे। हाँ, आपने नया इंट्रोड्यूस करा। तो इन नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन द कन्वर्सेशन आपका मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया जो है काम करता है। क्योंकि अगर सिर्फ आपको रिपीट करना होता जो सामने वाला बोल रहा है, आपको अगर सिर्फ रिपीट करना होगा, जैसे अगर सामने वाले ने रिपीट किया 3+5, और आपको सिर्फ रिपीट करना है 3+5 रिपीट करना है, आपको उसको सॉल्व वगैरह नहीं कुछ करना है, आपको सिर्फ रिपीट करना है 3+5, तो फिर वो आपके सिर्फ ब्रोकाज एरिया के थ्रू हो जाएगा। क्योंकि आपको नया वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं करना। सामने वाले ने बोला एनालाइज और आपको भी बोलना है एनालाइज। सामने वाले ने बोला कैप, आपको भी अगर बोलना है कैप, तो फिर आपका सिर्फ ब्रोकाज एरिया यूज होगा, मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया यूज नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। तो अब सारे वेरिएबल्स को पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले वेरिएबल को जो पढ़ते हैं दैट इज कंप्रहेंशन। जो कंप्रहेंशन है, इसमें आपका जो इनपुट होता है वो ऑडिटरी इनपुट होता है। इनपुट जो होता है वो आपका ऑडिटरी इनपुट होता है। ये ऑडिटरी इनपुट आपके वर्निकेज एरिया के पास जाता है, और वर्निकेज एरिया से ये इंफॉर्मेशन जो है आपके ऑडिटरी इनपुट की, ये सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया के साथ इंटरचेंज भी होती है। और देखो, आपका कंप्रहेंशन में आपको क्या करना है ना, कमांड बेसिकली फॉलो करना है। कोई भी पर्सन आपको अगर ऑडिटरी इनपुट के थ्रू कोई कमांड दे रहा है तो उसको आपको फॉलो करना है कंप्रहेंशन के अंदर। ठीक है। तो कंप्रहेंशन के अंदर सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया का सबसे ज्यादा ये काम होता है कि प्रॉपरली अगर हमें उस कमांड को फॉलो करना है तो आपका ये सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया जो है उसमें काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को मुझे मेरे पेशेंट का कंप्रहेंशन चेक करना है, मैंने उसको बोला कि भाई अपना हाथ दिखाओ। अब अगर उस पेशेंट का कंप्रहेंशन नॉर्मल है, कोई दिक्कत है नहीं उसके कंप्रहेंशन वाले वेरिएबल में, तो वो अपना हाथ मुझे दिखा देगा। अपना हाथ मुझे दिखा देगा। कैसे दिखाएगा, मेरा ऑडिटरी इनपुट उसके ऑडिटरी एरिया तक गया। हाँ जी, गया। उसके वर्निकेज एरिया ने यह समझा कि उसे हाथ दिखाना है।
अब उसके सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया ने क्या समझा, सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया ने ये समझा कि अब हाथ कैसे दिखाना है डॉक्टर को। हाथ तो ज्योतिष को भी दिखाते हैं, जिसमें हम अपना पाम दिखा देते हैं, फिर वो क्रीजेस वगैरह जहां पे दिखाते हैं, तो ज्योतिष को हाथ दिखाना एक अलग बात है और डॉक्टर का हाथ दिखाना अलग बात है। तो ये सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया जो है ये डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। प्रॉपरली जो कमांड बताई गई है उसको फॉलो करना, हेल्प्स टू फॉलो द कमांड बेटर, ये आपके सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कंप्रहेंशन में जो हमें कमांड को फॉलो किया जाता है, इसमें 3 एरियाज का यूज किया जाता है, एक ऑडिटरी एरिया, एक वर्निकेज एरिया और एक सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया। अगर इन तीनों में से कुछ भी कनेक्शन चला जाएगा इनका कोई, या फिर इन तीनों एरिया में से कोई वर्किंग नहीं होगा, लीजन होगा इनमें, तो फिर आपका कंप्रहेंशन वाला वेरिएबल जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। फिर हम बात करते हैं रिपीटेशन। देखो जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि जब कोई चीज आपको सिर्फ रिपीट करनी है तो ना आपको डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, ना आपको किसी नए वर्ड के फॉर्मेशन की जरूरत, तो ना आपको सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया की जरूरत होगी, ना मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया की जरूरत होगी। जब भी आपको सिर्फ रिपीट करना है, जैसे आपको मैंने इनपुट दिया, ऑडिटरी इनपुट दिया, क्योंकि यहां पर आपका रिपीटेशन के अंदर भी इनपुट जो होता है वो ऑडिटरी होता है। मैंने इनपुट दिया कि रिपीट करो, सिर्फ रिपीट करो 1+1। तो अगर आप अपना सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया यूज करने लग जाओगे तो आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग से आप जो है 2 आपके दिमाग में आएगा, लेकिन 2 को लाना ही नहीं आपको, क्योंकि आपको सिर्फ बोला गया है रिपीट करने के लिए। तो वर्निकेज एरिया को समझाया कि सिर्फ रिपीट करना है, तो वो सिर्फ क्या फॉरवर्ड करेगा, 1+1 फॉरवर्ड करेगा। अब चूंकि आपको कोई नया वर्ड तो बनाना ही नहीं है, नया वर्ड बनाना है तो नहीं बनाना, आपको सिर्फ यही रिपीट करना है 1+1, तो सिर्फ ब्रोकाज एरिया यूज होगा और जो स्पीच है वो आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 1+1। तो जब भी रिपीटेशन करना है तो कोई भी एसोसिएशन एरिया आपका यूज नहीं होता, ना सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया, ना मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया, क्योंकि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी और आपको ना ही कोई मेन नया वर्ड फॉर्म करना है। ठीक है, तो इसमें ऑडिटरी एरिया इंपॉर्टेंट होता है, वर्निकेज एरिया इंपॉर्टेंट होता है और ब्रोकाज एरिया इंपॉर्टेंट होता है रिपीटेशन के अंदर। फिर हम बात करते हैं आपके नेमिंग के बारे में। देखो नेमिंग एक ऐसा वेरिएबल है जो कि आपके हर एरिया उसको चाहिए। उसमें पहली बात तो विजुअल इनपुट चाहिए, मतलब आपको कुछ दिखाया जाएगा और आपको बताना है कि वो क्या है। मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में आपके यूज होने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको दिखाए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इसका नाम बताइए। ओके ठीक है, तो इसमें जो इनपुट होता है वो विजुअल इनपुट होता है और ये विजुअल इनपुट बेसिकली आपके वर्निकेज एरिया को भी इन्वॉल्व करेगा। वर्निकेज एरिया के थ्रू अंडरस्टैंडिंग होगी, सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया के थ्रू डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, ब्रोकाज एरिया के थ्रू जो है हमारा स्पीच डेवलप होगा और मोटर एसोसिएशन एरिया के थ्रू उस वर्ड का जो मतलब इन दोनों के थ्रू बेसिकली ब्रोकाज और मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया के थ्रू एग्जैक्टली जो वो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो नेमिंग के लिए आप ये याद रखें कि आपके सारे के सारे एरिया जो है वो चाहिए और इनपुट नेमिंग के अंदर ऑडिटरी नहीं होता, विजुअल इनपुट होता है, बाकी सारे एरिया चाहिए फॉर दी नेमिंग। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ्लुएंसी के बारे में। देखो फ्लुएंसी का क्या है ना, फ्लुएंसी में आपको सिर्फ ये 2 एरिया चाहिए, सिर्फ ब्रोकाज एरिया चाहिए और सिर्फ मोटर एसोसिएशन एरिया चाहिए। क्योंकि देखो आपको सिर्फ स्पीच प्रोड्यूस करना है फ्लुएंसी के अंदर, आप कैसे बोल पा रहे हो सिर्फ यही देखा जाता है आपके फ्लुएंसी के अंदर। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हो, क्या वो कुछ सेंस बना रहा है, ये मैटर नहीं करता। क्या आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, क्या आप फ्लुएंटली स्पीक कर पा रहे हो, ये आपके सिर्फ इन 2 एरियाज पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि आपको नए वर्ड्स फॉर्म करने होंगे खुद से ही, क्योंकि आप रिपीट तो नहीं कर रहे ना आप, क्योंकि इनपुट ही नहीं है तो रिपीट कैसे करोगे। तो मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया तो लगेगा ही। और कभी भी अगर स्पीच प्रोड्यूस करना होगा किसी भी टाइप का, नया वर्ड हो, सेम वर्ड हो, रिपीट करना हो, तो ब्रोकाज एरिया तो यूज होता ही है। तो फ्लुएंसी के अंदर आपको इन्हीं 2 एरियाज की जरूरत होती है, दैट इज योर ब्रोकाज एरिया एंड मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया। अब यहां पर ये जो मैंने बताया हुआ है कि कौन सा एरिया किस वेरिएबल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने वेरिएबल्स उन एरियाज के साथ लिखे हुए हैं, तो ये आपको रटना है। क्योंकि अगर आप इसको रट लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके सारे अफिजियाज आपको समझना। ठीक, तो कैसे याद रखना है, देखो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको याद इसमें क्या रखना है, सबसे पहले वर्निकेज एरिया नेसेसरी होता है CRN के लिए, ये याद रखें, और ब्रोकाज एरिया एरिया इंपॉर्टेंट होता है आपके FRN के लिए, ये आप याद रखें। वर्निकेज होता है CRN के लिए और ब्रोकाज होता है FRN के लिए। FRN मतलब फ्लुएंसी, रिपीटेशन, नेमिंग, कंप्रहेंशन, रिपीटेशन, नेमिंग। ठीक है, जैसे आपने CRN और FRN लर्न कर लिया, फिर आपको याद करना है कि दोनों स्पीच एसोसिएशन एरिया रिपीटेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते थे। तो अगर यहां पर CRN है वर्निकेज के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा C और N से,
क्योंकि रेपुटेशन के अंदर तो कोई रोल प्ले करेगा नहीं, और ब्रोकाज के अंदर यहाँ पर एफ और एन था, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ और एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया इंपॉर्टेंट है सिर्फ कंप्रेhension और नेमिंग के लिए, तो वही मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया इंपॉर्टेंट है सिर्फ नेमिंग और फ्लुएंसी के लिए। फिर ये तो आपको रखना ही पड़ेगा कि ऑडिटरी इनपुट कंप्रेhension और रिपीटेशन के अंदर आता था, तो वही नेमिंग के अंदर विजुअल इनपुट होता था, और फ्लुएंसी के अंदर कोई इनपुट नहीं होता था। और जो आपके आर्कुएट फाइबर्स थे, जो कि वर्निकेज एरिया को ब्रोकाज एरिया के साथ कनेक्ट करते थे, यहां पर आपका कंप्रहेंशन का जो वेरिएबल था, ये ट्रैवल नहीं करता था कभी भी। कंप्रहेंशन यहां पर ही खत्म हो जाता था। कंप्रहेंशन के लिए ये तीन ही चीजें चाहिए थी, तो कंप्रहेंशन ट्रैवल करेगा नहीं, और फ्लुएंसी भी इसी के अंदर खत्म हो जाता था। तो जो चीज के लिए आपका जो इनपुट था वो ट्रैवल करता था वर्निकेज से ब्रोका, वो सिर्फ आपका रिपीटेशन और नेमिंग था। तो आर्कुएट फाइबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके रिपीटेशन और नेमिंग, इन दो वेरिएबल्स के लिए आपको ये याद रखना है। जैसे ही आपने इतना क्लैरिटी से समझ लिया, अब सारे अफेजियास पढ़ना आपके लिए बहुत ईजी है। कुछ नहीं है इनमें, कुछ नहीं है, मतलब बहुत बेसिक सी बात है। वर्निकेज एफिजिया के अंदर क्या होगा, आपका वर्निकेज एरिया के अंदर कोई लीजन होगा। अगर वर्निकेज एरिया के अंदर कोई लीजन होगा, तो आपकी सी, आर और एन, ये तीनों चीजें प्रॉपरली होगी नहीं। मतलब ना कंप्रहेंशन कंप्रहेंशन में प्रॉब्लम होगा, नेमिंग में प्रॉब्लम होगा, रिपीटेशन में प्रॉब्लम होगा। फ्लुएंसी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि फ्लुएंसी के अंदर सिर्फ मोटर ब्रोकाज एरिया और आपका मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया लगता है, और वर्निकेज अफिजिया के अंदर वो नॉर्मल है। तो फ्लुएंसी आपकी नॉर्मल भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। पर अब फ्लुएंसी बढ़ती क्यों वो समझाते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली ये चीज होता है, नॉर्मली ये सिनेरियो होता है। आपका जो वर्निकेज एरिया होता है, ये ब्रोकाज एरिया को इनहिबिट करके रखता है। नॉर्मली आपका वर्निकेज एरिया जो है ब्रोकाज एरिया को इनहिबिट करते रखता है। लेकिन जब आपके वर्निकेज एरिया में ही लीजन आ जाएगा, जब वर्निकेज एरिया के अंदर ही लीजन आ जाता है, तो जो इनहिबिशन है आपके ब्रोकाज एरिया के ऊपर वो गायब हो जाता है, जिसके कारण अब ब्रोकाज एरिया जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। और इस इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के कारण ज्यादा वर्ड्स फॉर्मेशन होगा, और ज्यादा वर्ड स्पीक करेगा आपका ये पर्सन जिसको वर्निकेज अफेजिया है। ठीक है। और ज्यादा चूंकि वर्ड्स फॉर्म करेगा और ज्यादा स्पीक करेगा, तो आपको एक्सप्लोजिव स्पीच और जार्गन स्पीच कहते हैं इसको। इसको कौन सा स्पीच कहते हैं, एक्सप्लोजिव स्पीच या फिर जार्गन स्पीच। फिर हम बात करते हैं कि इसमें नियोलॉगिज्म भी देखने को मिलता है। नए वर्ड्स का फॉर्मेशन करेगा ये बंदा, जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा। नए वर्ड्स का फॉर्मेशन करेगा जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो वर्निकेज अफेजिया का जो पेशेंट होगा, जिसमें वर्निकेज एरिया के अंदर लीजन होगा, इसमें एक्सप्लोजिव स्पीच, जार्गन स्पीच के साथ नियोलॉगिज्म, दैट इज नए वर्ड्स का फॉर्मेशन विदाउट एनी मीनिंग, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, उनका फॉर्मेशन होगा। फिर हम बात करते हैं ब्रोकाज अफेजिया के अंदर, जिसके अंदर ब्रोकाज एरिया के अंदर लीजन होगा, तो एफ, आर और एन, ये तीन वेरिएबल्स आपके गायब हो जाएंगे। देखो कभी भी फ्लुएंसी गायब नहीं होती, फ्लुएंसी डिक्रीज हो जाती है। फ्लुएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, फ्लुएंसी गायब नहीं होती कभी भी। फिर कंप्रहेंशन तो आपका नॉर्मल रहेगा, नेमिंग और रिपीटेशन जो है आपका गायब हो जाएगा, पूरी की पूरी तरीके से। मतलब आप किसी चीज को देख के उसका नाम बता नहीं सकते हो, नेमिंग आपकी गायब हो गई। अगर कोई कुछ बोल रहा है 1+1, तो वो आप रिपीट भी नहीं कर सकते। तो नेमिंग और रिपीटेशन तो आपका चला गया। कंप्रहेंशन नॉर्मल है, कंप्रहेंशन नॉर्मल है मतलब आप हर चीज को समझ पा रहे हो। हर चीज को जो भी ऑडिटरी इनपुट से आ रहा है, आप उस चीज को समझ पा रहे हो, इसका मतलब है कंप्रहेंशन आपका नॉर्मल है। अगर अगर कंप्रहेंशन आपका नॉर्मल है, तो जो इंसाइट है डिसीज की वो प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर। इंसाइट अगर नॉर्मल होती है किसी भी पेशेंट के अंदर उस डिसीज की, तो उसको सब समझ आ रहा है कि वो जो है बोल नहीं पा रहा, वो जो है डे टू डे ऑब्जेक्ट्स को जो है देख के उनको नेम नहीं कर पा रहा, वो जो पर्सन सामने वाला है उसे वो अगर रिपीट करने बोल रहा है तो वो रिपीट नहीं कर पा रहा। तो जब उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में पता है, इनसाइट ऑफ डिसीज अगर उसको है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो बंदा है वो डिप्रेशन में जा सकता है। किस में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। और चूंकि आपकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, फ्लुएंसी डिक्रीज हो जाती है, सॉरी फ्लुएंसी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए जो स्पीच होता है वो होता है टेलीग्राफिक स्पीच। कैसा होता है, टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच कैसा होता है, वैसा की किरण, या फिर ऐसे मम्मा बॉटल। तो ये होता है आपका टेलीग्राफिक स्पीच होता है। ठीक है। और देखो पर्सन की जो फ्लुएंसी है टू स्पीक, एबिलिटी टू स्पीक, वो डिक्रीज हो चुकी है ब्रोकाज अफिजिया के अंदर। लेकिन जो मेलोडी है, दैट इज एबिलिटी टू सिंग, इट इज नॉर्मल। ये आप समझिए ब्रोकाज अफिजिया के अंदर क्या है कि जो फ्लुएंसी है वो डिक्रीज हो चुकी है, लेकिन जो मेलोडी है वो अभी भी नॉर्मल है। इसीलिए ब्रोकाज अफिजिया के ट्रीटमेंट में हम जो है मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी को यूज करते हैं। तो ब्रोकाज अफिजिया मे हैव प्रिजर्व्ड सिंगिंग एबिलिटीज इवन व्हेन स्पीच इज सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड। ठीक है। तो ये जो थेरेपी होती है ये हेल्प करती है उन इंडिविजुअल्स को जिनको ब्रोकाज अफिजिया है। ठीक है। इस मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी के अंदर बेसिकली तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है सिंगिंग, पहले सिंगिंग करेंगे, फिर गेस्टर्स की मदद से हम जो है अपने वर्ड्स को सिंग करेंगे, और फिर लास्ट में हम ग्रेजुअल ट्रांजिशन करेंगे डायरेक्टली टू द स्पीच।
ठीक है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन करेंगे टुवर्ड्स दी स्पीच। हमने दो ऑफिजिया तो पढ़ लिया, वर्निकेज और ब्रोकास। अब हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफिजिया के बारे में। कंडक्शन ऑफिजिया के अंदर जो लीजन होगा वो आपके आर्कुएट फाइबर्स के अंदर होगा। आर्कुएट फाइबर्स के अंदर जब लीजन होता है तो आपका रिपीटेशन और नेमिंग ये दो वेरिएबल्स गायब हो जाएंगे। कंप्रहेंशन और फ्लुएंसी ये आपके दोनों प्रॉपर रहेंगे, क्योंकि कंप्रहेंशन आपके इतने एरिया में खत्म हो जाता था और फ्लुएंसी इतने में खत्म हो जाता था। इन दोनों में आपको आर्कुएट फाइबर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब कंडक्शन ऑफिजिया के अंदर कंप्रहेंशन नॉर्मल है, मतलब बंदा सब समझ पा रहा है और वो बोल पा रहा है, लेकिन बस प्रॉब्लम किसमें है कि वो सेम चीज रिपीट नहीं कर पाएगा और नेमिंग किसी डे टू डे ऑब्जेक्ट को देख के वो बोल नहीं पाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब होगा क्या ना, मतलब मान लीजिए फ्लुएंसी भी प्रेजेंट है और कंप्रहेंशन भी प्रेजेंट है। आप जो है अगर पेशेंट को आपने बोला कि व्हाट इज योर नेम, तो वो बोलेगा आई एम स्टडिंग फ्रॉम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। अब वो आपके क्वेश्चन को समझ तो पा रहा है, लेकिन फ्लुएंटली वो कुछ और ही बोल रहा है, या फिर ऐसी कुछ चीज बोलेगा जो आपको समझ नहीं आएगी, पर बोलेगा कैसे, फ्लुएंटली बोलेगा। अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट है, फ्लुएंटली बोलेगा। तो ये आपको याद रखना, कंडक्शन ऑफ इजिया जिसमें आर्कुएट फाइबर्स के अंदर लीजन होता है, कंप्रहेंशन नॉर्मल होता है, फ्लुएंसी नॉर्मल। देखो एग्जांपल्स के साथ मैं समझाने की कोशिश तो करो, लेकिन कई बार आपको अगर कुछ समझ ना आए तो आप इसका डायरेक्टली वीडियो देखिए यूट्यूब पे कि कैसे आपका पेशेंट प्रेजेंट करेगा कंडक्शन ऑफ इजिया के साथ, अनोमिक ऑफ इजिया के साथ, तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैंने भी वही किया। फिर बात करते हैं अनोमिक अफिजिया के। देखो अनोमिक अफिजिया तो बहुत इजी है। अनोमिक अफिजिया के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल गायब होता है और वो होता है नेमिंग। अनोमिक अफिजिया के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल गायब होता है, वो होता है नेमिंग। यहाँ पर जो लीजन होता है वो एंगुलर गायरस के अंदर लाई करता है और ये मोस्ट कॉमन टाइप का अफिजिया है, अनोमिक अफिजिया। ये तीन चीजों के बाद में हो सकता है, हेड ट्रॉमा के बाद हो सकता है, आपके अल्जाइमर डिसीज के बाद हो सकता है, मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी के बाद हो सकता है। हेड ट्रॉमा, अल्जाइमर डिसीज, मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी, ये तीनों आपके अफिजिया कॉज कर सकते हैं और ये आपका मोस्ट कॉमन टाइप का अनोमिक अफिजिया है, अफिजिया है बेसिकली। अब अनोमिक अफिजिया के अंदर आपका नेमिंग गायब है, मतलब आप डे टू डे ऑब्जेक्ट्स को आपके सामने जो रखे जाएंगे उनको नेम नहीं कर पा रहे हो, ये आपका अनोमिक अफिजिया हो जाएगा। इसमें जो आपका एक फीचर देखने को मिलता है दैट इज पैराफिजिया। पैराफिजिया मतलब क्या, इनकरेक्ट नेम लेना। डे टू डे ऑब्जेक्ट्स का इनकरेक्टली आप नेम लोगे, उसको हम कहते हैं पैराफिजिया, विच इज सीन इन द पेशेंट्स ऑफ एनोमिक अफिजिया। ठीक है, अब ये पैराफिजिया दो टाइप का होता है, एक होता है सेमेंटिक पैराफिजिया और एक होता है फोनिक पैराफिजिया। सेमेंटिक पैराफिजिया के अंदर जो पेशेंट है आपका वो कंफ्यूज रहेगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जिनका सिमिलर फंक्शन है। जैसे कि उसके सामने अगर पेंसिल रख दिया तो वो उसका बोलेगा कि ये पेन है। तो बेसिकली सेमेंटिक पैराफिजिया के अंदर जो पेशेंट है वो कंफ्यूज होता है ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो कि सिमिलर फंक्शन होल्ड करता है। तो वही फोनेमिक अफिजिया के अंदर जो पेशेंट है वो पहली बात तो कंफ्यूज नहीं रहेगा, उसको पता है अगर पेंसिल सामने रखी है वो तो उसको पेंसिल है ये पता है, अगर उसके सामने पेन रखा है तो वो उसको पता है कि पेन है, बस उसके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी। उसके सामने पेंसिल रखी हुई है, उसको समझ भी आ रहा है वो पेंसिल है, लेकिन वो बोलेगा क्या, वो बोलेगा ये प्लेंटिल है। उसकी प्रॉब्लम किस में है, उसकी प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन के अंदर। ओके, फोनेमिक पैराफिजिया के अंदर। ठीक है, तो फिर एक और टर्म आपको जो पता होना चाहिए वो है सर्कम लॉक्यूशन। सर्कम लॉक्यूशन क्या होता है? Circumlocution refers to use of many words to express an idea that could be conveyed with fewer words or more directly। मतलब जिस चीज को हम बहुत आसानी से कुछ चंद शब्दों में बयां कर सकते हैं, उसी उसी चीज को बताने के लिए हम अगर काफी ज्यादा वर्ड्स को यूटिलाइज करने लगे तो उसको हम कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपकी ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी अफिजिया के बारे में। देखो ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी अफिजिया तब होता है जब आपका जो लीजन होता है वो सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया के अंदर लाई करता है। प्रॉब्लम किसमें हो, सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया के अंदर है, तब जाके आपको ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी अफिजिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपका कंप्रहेंशन और नेमिंग ये वेरिएबल जो है वो चला जाएगा, क्योंकि ये आपके कंप्रहेंशन और नेमिंग इन दो ही वेरिएबल्स को आपका कंट्रोल करता था सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया। रिपीटेशन और फ्लुएंसी जो है ये दोनों आपकी प्रिजर्व रहेगी। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी अफिजिया इज वर्निकेज अफिजिया विथ प्रिजर्व्ड रिपीटेशन। वर्निकेज अफिजिया विथ प्रिजर्व्ड रिपीटेशन। फिर हम बात करते हैं आपके ट्रांसकॉर्टिकल मोटर अफिजिया के बारे में। तो ट्रांसकॉर्टिकल मोटर अफिजिया जो है ये बेसिकली ब्रोकाज अफिजिया है विद प्रिजर्व्ड रेपुटेशन। कैसे? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम रहेगा आपके मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया के अंदर, तो यहाँ पर आपका एफ और एन चला जाएगा, लेकिन जो आपका कंप्रहेंशन और रिपीटेशन है ये प्रॉपर इंटैक्ट रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसकॉर्टिकल मोटर अफिजिया इज बेसिकली दी ब्रोकाज अफिजिया विद प्रिजर्व्ड रिपीटेशन, जिसमें नेमिंग और फ्लुएंसी तो चला जाएगा, लेकिन आपका कंप्रहेंशन और रिपीटेशन इंटैक्ट रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, फिर एक होता है आपका मिक्स्ड ट्रांसकॉर्टिकल अफिजिया। मिक्स्ड ट्रांसकॉर्टिकल अफिजिया के अंदर अगर आप देखें तो जो कनेक्शन होता है बिटवीन दी वर्निकेज एरिया एंड सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया, और जो कनेक्शन होता है ब्रोकाज एरिया एंड मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया, वो गायब हो जाता है
वो आपकी उसके अंदर उस कनेक्शन के अंदर लीजन आ जाता है इन मिक्स ट्रांसकॉर्टिकल अफिजिया। तो मिक्स ट्रांसकॉर्टिकल अफिजिया के अंदर वो उस कनेक्शन के अंदर ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो जो आपके स्पीच एसोसिएशन एरियाज है वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली कंप्रहेंशन, नेमिंग और फ्लुएंसी तीनों चीजें गायब हो जाएगी। सिर्फ वही एक वेरिएबल बचा रहेगा जिसके लिए आपको स्पीच एसोसिएशन एरियाज की जरूरत ही नहीं पड़ती, दैट इज योर रिपीटेशन। तो अब जो पेशेंट है वो सिर्फ रिपीट कर सकता है। आप उस आप उसके सामने बोलो नो वरीज, पेशेंट बोलेगा नो वरीज। पेशेंट को आप बोलोगे आई एम एन इंटर्न, डॉक्टर विल कम, तो वो पेशेंट भी बोलेगा आई एम एन इंटर्न, डॉक्टर विल कम। पेशेंट को आप पूछोगे हु आर यू, पेशेंट बोलेगा हु आर यू। तो मिक्स ट्रांसकॉर्टिकल अफिजिया के अंदर पेशेंट सिर्फ रिपीट करेगा, पैरट की तरह, तोते की तरह जो आप बोल रहे हो वही सेम चीजें रिपीट करते जाएगा आपका पेशेंट, बिना कुछ सोचे समझे, सेम टू सेम। और इस चीज को हम इकोलेलिया भी कहते हैं। इकोलेलिया इज अ रिपीटेटिव स्पीच फेनोमेना कैरेक्टराइज्ड बाय द इनवॉलंटरी रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेस स्पोकन बाय द अदर्स। ठीक है, और ये जो इकोलेलिया है, जो कि रिपीटेटिव स्पीच फेनोमेना है, ये आपको कुछ सर्टेन न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल कंडीशंस में भी देखने को मिलता है, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड टॉरेट सिंड्रोम। तो ये आप तो जो है अच्छे से याद रखें कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर जो है और टॉरेट सिंड्रोम के अंदर ये जो है देखा जाता है। ठीक है, ठीक। फिर हम बात करते हैं आपकी तीन और अफिजियास के बारे में, जिसमें आता है प्योर वर्ड डेफनेस, प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस और एक आता है ग्लोबल अफिजिया। ठीक है, ठीक है। प्योर वर्ड डेफनेस, प्योर वर्ड डेफनेस के अंदर जो प्रॉब्लम वो है इन द कनेक्शन बिटवीन द ऑडिटरी एरिया एंड द वर्निकी एरिया। यहां पर कुछ तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए प्योर वर्ड डेफनेस होता है। अब प्योर वर्ड डेफनेस के अंदर प्रॉब्लम है इस कनेक्शन के बीच में, तो जो आपका कंप्रहेंशन और रिपीटेशन है, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नेमिंग अभी भी हो जाएगा, क्योंकि नेमिंग के लिए इतना ही एरिया चाहिए था और प्रॉब्लम यहां पर है, तो नेमिंग अभी भी हो जाएगा। और फ्लुएंसी के लिए इतना ही चाहिए था, तो फ्लुएंसी भी प्रॉपर रहेगी, आपकी इंटैक्ट रहेगी। नेमिंग और फ्लुएंसी जो होती है वो प्रिजर्व होती है आपकी प्योर वर्ड डेफनेस के अंदर। कंप्रहेंशन और रिपीटेशन जो है ये आपका चला जाता है। अब प्योर वर्ड डेफनेस के अंदर एक्चुअली होगा, जो बंदा होगा वो डेफ नहीं होगा, बट ही विल बी डेफ टू वर्ड्स। अब ये समझो बात को, जो बंदा होगा वो डेफ नहीं होगा, बट ही विल बी डेफ टू दी वर्ड्स, ओनली टू दी वर्ड्स। जैसे कि मान लीजिए कि उस पेशेंट के सामने काफी सारी चीजें रखी हुई है, जिसमें से एक फोन है और उसका फोन वाइब्रेट करता है, तो वो फोन को पहचान लेगा, मतलब उसकी नेमिंग जो है इंटैक्ट है, उस फोन को पहचान लेगा और वो कॉल उठा भी लेगा। कॉल उठाएगा मतलब क्या, उसका जो विजुअल सेंसेशन है वो भी प्रॉपरली वो देख पा रहा है और अंडरस्टैंड कर पा रहा है। प्रॉब्लम है कि वो डेफ है टू वर्ड्स। डेफ है टू वर्ड्स मतलब क्या, उसने फोन उठाया और फोन कान पे लगाया, अब जो सामने वाला बंदा उससे जो भी बात कर रहा होगा पेशेंट से, उसको कुछ समझ नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आया। क्यों? बिकॉज द पेशेंट इज डेफ बट ओनली टू वर्ड्स। जो सामने वाला बंदा बोल रहा है उसे कुछ नहीं समझ आएगा। और ये जो है उस पेशेंट को समझ भी आ रहा है कि जो सामने वाला बंदा है उससे बोल रहा है वो उसे कुछ नहीं समझ आ रहा, इसीलिए जो आपका पेशेंट है वो उसको बोलेगा कि आप जो बोल रहे हो वो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, क्योंकि पेशेंट का नेमिंग और फ्लुएंसी दोनों इंटैक्ट होता है। द पेशेंट इज ओनली डेफ टू दी वर्ड्स, पेशेंट इज नॉट डेफ। ये होता है आपका प्योर वर्ड डेफनेस। फिर एक होता है आपका प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस। प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस के अंदर जो पेशेंट होता है ही इज ओनली ब्लाइंड टू दी वर्ड्स। ये कैसे होता है वो आपको समझाते हैं। पहली बात तो इसके अंदर जो लीजन होता है वो स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम के स्प्लीनियम के अंदर लीजन होता है आपके प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस के अंदर। यहाँ पर आपका रिपीटेशन भी नॉर्मल है, नेमिंग और फ्लुएंसी भी नॉर्मल है, बस जो कंप्रहेंशन है वो डिक्रीज है। पर कंप्रहेंशन भी डिक्रीज सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ एक वेरिएबल के लिए, रीडिंग के लिए। मतलब आप अगर कोई ऑडिटरी इनपुट दोगे तो वो ऑडिटरी इनपुट समझ जाएगा पेशेंट, लेकिन अगर कोई विजुअल इनपुट दे रहोगे, मतलब आप कुछ पढ़ने के लिए दे रहोगे, तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, बिकॉज द पेशेंट इज ओनली ब्लाइंड टू दी वर्ड्स। सिर्फ ब्लाइंड है वर्ड्स के लिए, डेफ नहीं है। डेफ नहीं, अगर आप उसको कुछ बोलोगे तो वो प्रॉपरली कंप्रहेंड कर पाएगा, कंप्रहेंड इजिली कर पाएगा, सब अंडरस्टैंड कर पाएगा अगर उसको ऑडिटरी इनपुट दोगे। लेकिन विजुअली अगर उसको कुछ भी इनपुट दोगे तो फिर वो कंप्रहेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, क्लैरिटी, क्लैरिटी। अब इसी प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस को हम दूसरा जो नाम देते हैं वो होता है अलेक्सिया। क्या होता है? अलेक्सिया। ठीक है, जिसमें लीजन लाई करता है इन द स्प्लेनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। फिर लास्ट में आता है आपका ग्लोबल अफिजिया। ग्लोबल अफिजिया में आपके जो चारों वेरिएबल्स होते हैं, कंप्रहेंशन, रिपीटेशन, नेमिंग और फ्लुएंसी, चारों लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये होता है आपका ग्लोबल अफिजिया। अगले एक और लेक्चर बनाऊंगे अफिजिया का दूसरा, जिसमें ये थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन जो है कवर करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।